बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आज के हम वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो हमारा पिछले लेक्चर का है, यानी कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने डिफरेंट ऑपरेटर्स पढ़े हुए थे। तो हमने यहाँ पे दो नए ऑपरेटर्स देखने हैं, एक है कंपैरिजन, दूसरा है एक्सपेंशन। हमने पहले दो ऑपरेटर पढ़े थे, एक था हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा डायलेशन। ये दोनों ऑपरेटर्स उससे मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। का डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन में ये था कि जब हमारे पास हम किसी वेक्टर को बढ़ा रहे थे तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट बढ़ रहे थे। अगर मैं टू स्पेस की बात करूँ तो उसके दो कोऑर्डिनेट थे, एक्स और वाई। जब किसी वेक्टर को हम डायलेशन करते हैं तो उसका एक्स भी बढ़ता है और वाई भी बढ़ता है। इसी तरह जब हम किसी वेक्टर का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो उसका एक्स भी कम होता है, वाई भी कम होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम कंप्रेशन करते हैं तो किसी वेक्टर एक्स का हम किसी कोई एक कंपोनेंट बढ़ा या कम कर सकते हैं। इसी तरह किसी वेक्टर एक्स का हम कोई एक कंपोनेंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब वो कंपोनेंट क्या है? वो कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट भी हो सकता है, वाई कंपोनेंट भी हो सकता है। तो मेरे पास ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। अगर के की वैल्यू वन से छोटी होगी तो ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स यूज होगा फॉर कंपैरिजन, और अगर के की वैल्यू वन से बड़ी होगी तो यही स्टैंडर्ड मैट्रिक्स यूज होगा फॉर एक्सपेंशन। तो मैं मेरे पास ये वेक्टर एक्स है। तो अगर मैं क्या कहते हैं इसके कंपैरिजन करूंगा सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट का, तो मेरे पास रिजल्ट होगा ये वाला वेक्टर। आप देखेंगे इन दोनों वेक्टर में ये एक्स वेक्टर है, ये आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ एक्स वेक्टर है। आप देखिए इन दोनों वेक्टर्स के अंदर जो y का लेवल है वो सेम है, बट x पहले इतना ज़्यादा था और अब ये कम होके ये हो गया। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया है हमने किस कोऑर्डिनेट को? x कोऑर्डिनेट को। ये वेक्टर x है, इसके दो कोऑर्डिनेट थे क्योंकि स्पेस 2 में x और y इसके दो कोऑर्डिनेट थे, उसमें से एक कोऑर्डिनेट x को हमने कम किया। x की पहले ये वैल्यू थी, अब चेंज होके ये वैल्यू हो गई, जबकि इस दौरान y जो है वो चेंज नहीं होता। इसी तरह एक्सपेंशन करूँ मैं, अगर x के कोऑर्डिनेट को चेंज करके, तो यही यही स्टैंडर्ड मैट्रिक्स यूज होगा, बट k की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो मेरे पास ये वेक्टर था x, सही है, इसके ये x कंपोनेंट था और ये y कंपोनेंट था। तो मैंने जब इसका एक्सपेंशन किया तो x कंपोनेंट बढ़ के यहाँ पे हो गया, लेकिन y का लेवल आप देखें सेम ही है। तो ये वाली जो एग्जांपल है ये कंपैरिजन और एक्सपेंशन की एग्जांपल है फॉर दिस कोऑर्डिनेट, फॉर x कोऑर्डिनेट और x डायरेक्शन। नाउ अब मेरे पास कंप्रेशन है इन वाई डायरेक्शन और एक्सपेंशन है इन वाई डायरेक्शन। तो मेरे पास ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है कंप्रेशन और एक्सपेंशन के लिए फॉर वाई डायरेक्शन। तो मेरे पास ये वेक्टर एक्स है। अगर मैं कंप्रेशन करूंगा वाई डायरेक्शन में तो इसके वाई का लेवल ये देखिए यहाँ से कम होके ये हो जाएगा, बट एक्स जो है वो सेम ही रहेगा। इसी तरह अगर इस वेक्टर को एक्सपेंशन करूंगा, यानी के की वैल्यू इस स्टैंडर्ड मैट्रिक्स में 1 से बड़ी लूंगा, तो ये एक्स वेक्टर था, इसके वाई की वैल्यू बढ़ के ये हो गई, जबकि इस दौरान x की वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी। तो मैं फिर आपको एक बात एक्सप्लेन कर दूं कि कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन वाले क्या कहते हैं टॉपिक से ये कैसे डिफरेंट है। ये कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन में जब हम किसी वेक्टर को बढ़ाते हैं तो उसके x और y दोनों कंपोनेंट एक साथ बढ़ाते हैं, और जब हम कम करते हैं तो उसके x और y दोनों कंपोनेंट एक साथ कम करते हैं। लेकिन कंप्रेशन और एक्सपेंशन में क्या है कि कंप्रेशन में जब हम किसी वेक्टर को कम करते हैं तो उसके सिर्फ एक कंपोनेंट या एक डायरेक्शन में कम करते हैं। जब हम एक्सपेंशन में एक्सपेंड करते हैं किसी वेक्टर को तो उसका हम एक कंपोनेंट या एक डायरेक्शन में उसको हम एक्सपेंशन करते हैं। तो ये वाला स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है कंप्रेशन और एक्सपेंशन इन एक्स डायरेक्शन, और इसमें जब के की वैल्यू हम 1 से छोटी लेंगे तो वो कंप्रेशन होगा, 1 से बड़ी लेंगे तो वो एक्सपेंशन होगा। ये वाला स्टैंडर्ड मैट्रिक है फॉर कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन इन वाई डायरेक्शन, और सेम एज अगर हम के की वैल्यू 1 से छोटी लेंगे तो कंप्रेशन होगा, और के की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे तो वो एक्सपेंशन होगा। नाउ रोटेशन ऑपरेटर देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये रोटेशन ऑपरेटर है जो कि R2 में है, और मेरे पास एक वेक्टर x है जिसका मैं मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है क्या टास्क परफॉर्म करेगा? वो रोटेट कराएगा मेरे वेक्टर को R2 में, और फिर मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर या न्यू वेक्टर ट्रांसफॉर्म वेक्टर जो मेरे पास आ जाएगा वो W आएगा। और ये नीचे W ट्रांसफॉर्म वेक्टर W का और x वेक्टर जो कि गिवन वेक्टर था उसका रिलेशन है। मेरे पास ये x वेक्टर था
आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर थीटा का चेंज आया और ये डब्ल्यू वेक्टर बन गया ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तो ये रिलेशन मैंने आपको पीछे भी दिखाया था और इस रिलेशन की मदद से ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हमने हासिल किया है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक्स वेक्टर है, उसके कोऑर्डिनेट है 1 and 1 और हम इस वेक्टर को रोटेट करा रहे हैं π/6 और 30 डिग्री। तो ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मैं वेक्टर एक्स वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में कॉस थीटा है, कॉस 30 जो है वो √3/2 होता है, माइनस साइन थीटा साइन 30 जो है वो 1/2 होता है और माइनस फॉर्मूले का। देन अगेन साइन थीटा साइन 30 जो है 1/2 होता है और कॉस 30 √3/2 होता है। ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गया, ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आ गया फॉर रोटेशन और ये वो वेक्टर एक्स है जिसे हमें रोटेट कराना है। जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया जो कि आफ्टर सोल्यूशन 0.371 बच गया और 1.37 बच गया। यानी कि रोटेशन के बाद जो मेरे पास डब्ल्यू वेक्टर आया उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0.37 है और y कोऑर्डिनेट 1.37। बिफोर रोटेशन x कोऑर्डिनेट 1 था और y कोऑर्डिनेट 1 था, बट आफ्टर रोटेशन ये बन गया, x कोऑर्डिनेट बन गया 0.37 एंड y कोऑर्डिनेट बन गया 1.37। अगर आप 1 1 को प्लॉट करेंगे तो ये ये जो वेक्टर बनेगा वो क्या कहते हैं 45 डिग्री पे बनेगा। लेकिन जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये वेक्टर जो बनेगा वो 45 प्लस 30 75 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे जो वेक्टर होता है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बिल्कुल सेंटर में होता है, जबकि 75 डिग्री पे जो वेक्टर होता है वो वाई एक्सिस के क्लोज होता है। यही वजह ये है कि जब ये वेक्टर 45 डिग्री से रोटेट होकर 75 डिग्री पे चला गया तो इसमें एक्स कंपोनेंट छोटा हो गया, वाई कंपोनेंट बड़ा हो गया। जबकि जब ये 45 डिग्री पे था तो क्योंकि 45 डिग्री पे ये सेंटर में होता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट के, तो इसका एक्स कंपोनेंट भी 1 था और वाई कंपोनेंट भी 1 था। फिर ये रोटेट करके जब वाई के क्लोज आ गया तो एक्स कंपोनेंट आपको पता है कि वाई के जैसे जैसे क्लोज होते जाए एक्स कंपोनेंट कम होता जाता है, यहाँ तक कि अगर आप वाई एक्सिस पे आ जाए तो एक्स कंपोनेंट जीरो हो जाता है, वाई सिर्फ रह जाता है। तो क्योंकि 75 डिग्री पे जब ये आ गया आफ्टर 30 डिग्री रोटेशन तो इसके अंदर एक्स कंपोनेंट कम हो गया और वाई कंपोनेंट बढ़ गया। जैसे कि ये अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे 45 डिग्री का वेक्टर बनेगा, ये इन दोनों के बीच में ये जो जनरल डायग्राम दी हुई है, और यहाँ पे जो है वो 75 डिग्री बनेगा। जब हम टू स्पेस में रोटेशन की बात करते हैं तो ये एक प्लेन के ऊपर रोटेशन होती है, सही ना। लेकिन हम अगर थ्री स्पेस में रोटेशन की बात करें तो ये किसी एक्सेस के अबाउट रोटेशन होती है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट या एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेशन निकालना चाहूँ तो इसके लिए ये इसका स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। इसी तरह वाई एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अराउंड रोटेशन निकालना चाहूँ तो मेरे पास ये इसका स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है और जेड एक्सिस के लिए मेरे पास ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। ये सारे स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है थ्री स्पेस में, और मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि थ्री स्पेस में जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो हम किसी एक एक्सिस के अराउंड रोटेशन निकालते हैं। नाउ अब हम कंपोजिशन ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, एक साथ दो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह हम कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के स्टैंडर्ड मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके एक नया स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बना लें, तो आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ कर सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में इन्होंने कहा है कि पहले आपने क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू एक्स साइन लेना है, उसके बाद आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है जो अब ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जो अब ट्रांसफॉर्म वेक्टर बन जाएगा उसमें उसको दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, उसकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेना है ऑन वाई एक्सिस। तो ये जो पहले वाला स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है ये रिफ्लेक्शन है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, और जो ये सेकंड वाला स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है ऑन वाई एक्सिस। जब मैंने इन दोनों स्टैंडर्ड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये नया स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आ गया जो कि एक साथ दो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन भी निकाल रहा है और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भी निकाल रहा है ऑन वाई एक्सिस। तो जब आप इस स्टैंडर्ड मैट्रिक्स से किसी वेक्टर x को मल्टीप्लाई करेंगे
तो उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन के, ये रहा फर्स्ट स्टेप में पहली ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर उसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आ जाएगा ऑन y एक्सिस, ये उसकी दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ये जो पहला स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है इस पहली ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है, और ये जो दूसरा स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है ये दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है। पहला स्टैंडर्ड मैट्रिक्स y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन निकाल रहा है, ये t1x। और दूसरा स्टैंडर्ड मैट्रिक्स इस t1x को दोबारा ट्रांसफॉर्म कर रहा है t2 t1x में, यानी कि ये इस t1x का जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकाल रहा है। और जो आपने इसका मल्टीप्लिकेशन स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनाया है ये दोनों को एक साथ करता है, दोनों का एक साथ निकालता है, यानी कि इस x वेक्टर को डायरेक्टली इस t2 t1x में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे ऑर्डर को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले आपने रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स निकालना है, देन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन ऑन द वाई एक्सिस निकालना है। तो आपने पहले जो है मैट्रिक्स कौन सा रखा है, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन, और उसके बाद आपने ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस रखा है। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि T2 पहले रख देंगे T1 बाद में रख देंगे, तो मेरे पास इसका जो कंपोजिट कंपोजिट स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आएगा वो ये आ जाएगा। तो इस नीचे वाली इक्वेशन में क्या किया गया है, नीचे वाली इक्वेशन में पहले जो है वो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन रख दिया है ऑन वाई एक्सिस, और उसके बाद रिफ्लेक्शन निकाला है y इज इक्वल टू एक्स लाइन के। तो ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स डायरेक्टली ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। तो मेरे पास ये वही x वेक्टर था जो कि इस केस में था। इस केस में हमने पहले t1 लिया था, बाद में t2 लिया था। इस वाले केस में हम पहले t2 ले रहे हैं और बाद में t1 ले रहे हैं। तो ये x वेक्टर है, इस x वेक्टर का जब ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालेंगे ऑन y एक्सिस तो ये वेक्टर बन जाएगा। और फिर जब हम इसका रिफ्लेक्शन लेंगे अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन तो ये वेक्टर बन जाएगा। तो पहले ये वेक्टर ट्रांसफॉर्म हो गया ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में ऑन y एक्सिस, वो ये वेक्टर आ गया। और फिर इसको जब हमने y इज इक्वल टू एक्स लाइन रिफ्लेक्शन लिया, तो इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेने पे ये इसका फाइनल वेक्टर आ गया। जबकि पहले जब हम पहले केस में हमारे पास फाइनल वेक्टर आ रहा था वो ये आ रहा था, और जो अब हमारे पास फाइनल वेक्टर आ रहा है वो ये आ रहा है, यानी कि ऑर्डर चेंज करने पे जो है वो वेक्टर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन में अगर पहले दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स लाइन, तो आपने पहले y इज इक्वल टू एक्स लाइन का ऑपरेटर रखना है, और उसके बाद अगर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन दिया तो उसके बाद ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन रखना है, देन मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर सेम नहीं रहेगा। देयरफॉर कंपोजिशन ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशन में आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है। यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ रोटेशन है, सही है, दो ट्रांसफॉर्मेशन है रोटेशन की। ये आपके पास एक्स वेक्टर है, पहले आपने इसको रोटेट कराया बाय थीटा 1, t1 ऑफ एक्स हो गया, देन आपने इसको रोटेट कराया बाय थीटा 2, तो ये t2 ऑफ t1 ऑफ एक्स हो गया। तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास t1 है और ये रोटेशन ऑपरेटर है इसका विथ थीटा 1, और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास जो है t2 है और ये इसका रोटेशन ऑपरेटर है विथ थीटा 2। तो अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशन हम डायरेक्टली दोनों ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू वेक्टर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने ये स्टैंडर्ड वेक्टर स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जो है T1 का और स्टैंडर्ड मैट्रिक्स T2 का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बना लिया जो कि कंपोजिशन ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशन है T1 एंड T2। T1 क्या है हमारे पास, रोटेशन है बाय थीटा 1, एंड T2 जो है हमारे पास रोटेशन है बाय थीटा 2। और ये जो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है यानी कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये रोटेट करा रही है थीटा 1 प्लस थीटा 2। इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की डेरिवेशन नेक्स्ट स्लाइड पे है। यस, ये थीटा 2 के लिए है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, ये थीटा 1 के लिए। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टोटल स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आ गया, या हम इसको कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। हमारे पास यहाँ पे अगेन एग्जांपल है कंपोजिशन ऑफ टू टू ट्रांसफॉर्मेशन, और ये दोनों जो है वो एक जैसी हैं रिफ्लेक्शंस। तो मेरे पास जो एग्जाम्पल 1 में कंपोजिशन ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशन थी उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन का था और एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्शन का था। जबकि एग्जाम्पल 3 में मेरे पास दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रिफ्लेक्शन का है।
जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस है, और जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है वो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस है। क्योंकि दोनों ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन की है, तो अगर ऑर्डर में चेंज कर दे तो हमारे आंसर में फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास ये फर्स्ट स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, और ये सेकंड स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आया वो क्या करता है, वो पहले जो है रिफ्लेक्शन लेता है अबाउट वाई एक्सिस, देन रिफ्लेक्शन लेता है अबाउट एक्स एक्सिस। इसी तरह नीचे जो हमने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स निकाला है वो इनकी पोजीशन चेंज कर दी है। पहले मेरे पास जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है वो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस है, और दूसरा जो मेरे पास स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है वो रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस है। और इनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो पहले रिफ्लेक्शन लेता है अबाउट एक्स एक्सिस, और उसके बाद रिफ्लेक्शन लेता है अबाउट वाई एक्सिस। इन दोनों का रिजल्ट कंपेयर कर लेते हैं। तो मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें पहले रिफ्लेक्शन निकाला है अबाउट वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक्स वेक्टर है। रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस के बाद मेरे पास ये ट्रांसफॉर्म वेक्टर आ जाएगा। फिर रिफ्लेक्शन निकाला है इस ट्रांसफॉर्म वेक्टर का अबाउट वाई एक्सिस, ये मेरे पास सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसमें ऑर्डर चेंज कर दूं, ये मेरे पास एक्स वेक्टर है, पहले मैंने रिफ्लेक्शन निकाला है अबाउट एक्स एक्सिस, तो मेरे पास ये ट्रांसफॉर्म वेक्टर आ जाएगा। और फिर मैंने जब इसका रिफ्लेक्शन निकाला है अबाउट वाई एक्सिस, तो मेरे पास ये सेकंड ट्रांसफॉर्म वेक्टर आ जाएगा। तो दोनों सूत्रों में आप देखें जो रिजल्ट है वो यही वेक्टर है, सेम है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है हमारा, ट्रांसफॉर्म वेक्टर जो है हमारा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे भी आ रहा है, ट्रांसफॉर्म वेक्टर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे भी आ रहा है। चाहे आप गिवन वेक्टर का पहले वाई रिफ्लेक्शन ले लें, या वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेके देन एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लें, या आप गिवन वेक्टर का पहले एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेके देन वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लें। नाउ मेरे पास अब क्वेश्चन है एग्जांपल फॉर कंपोजिशन ऑफ थ्री ट्रांसफॉर्मेशन। कंपोजिशन ऑफ थ्री ट्रांसफॉर्मेशन भी वैसे ही है जैसे कंपोजिशन ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशन है। थ्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम तीन स्टैंडर्ड मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स निकाल लेंगे, और फिर हम अपने गिवन वेक्टर को उस स्टैंडर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ट्रांसफॉर्म वेक्टर निकाल लेंगे। तो इस एग्जांपल में T1 ट्रांसफॉर्मेशन है रोटेशन, T2 ट्रांसफॉर्मेशन है रिफ्लेक्शन, और T3 ट्रांसफॉर्मेशन है प्रोजेक्शन। T1 ट्रांसफॉर्मेशन इज द रोटेशन अबाउट z एक्सिस। ये क्वेश्चन जो है स्पेस 3 का है। तो z एक्सिस के अबाउट रोटेशन है T1 ट्रांसफॉर्मेशन, and T2 transformation is the reflection about XYZ plane, and T3 transformation is the orthogonal projection onto XY plane। तो ये T1 ट्रांसफॉर्मेशन है रोटेशन अबाउट द z एक्सिस, और ये T2 ट्रांसफॉर्मेशन है रिफ्लेक्शन अबाउट YZ प्लेन, और ये T3 ट्रांसफॉर्मेशन है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑनटू XY प्लेन। इन तीनों को हमने रख के मल्टीप्लाई कर दिया, और मेरे पास ये इन तीनों का कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स या स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आ गया, जो कि T1 T2 T3 के कंबाइंड टास्क को परफॉर्म करता है। यानी कि पहले ये रोटेशन निकालेगा अबाउट z एक्सिस, देन ये रिफ्लेक्शन निकालेगा अबाउट वाई जेड प्लेन, देन ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालेगा ऑनटू एक्स वाई प्लेन। कंपोजिशन ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशन हो या कंपोजिशन ऑफ थ्री ट्रांसफॉर्मेशन हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्डर क्या है। अब इस थ्री कंपोजिशन वाले क्वेश्चन में मेरे पास सबसे पहले जो मैट्रिक्स लिखा गया है वो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, देन सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, देन फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मेरे पास प्रोजेक्शन है, वो सबसे पहले लिखा गया है। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रिफ्लेक्शन है, वो उसके बाद लिखा है। और फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरे पास रोटेशन है वो सबसे आखिर में लिखा है। एग्जाम्पल टू में क्योंकि दोनों रिफ्लेक्शन था तो कोई भी ऑर्डर जो है वो सही है, दोनों ऑर्डर हमें सेम आंसर देंगे। एग्जाम्पल टू में रोटेशन है हमारे पास, तो फर्स्ट जो है वो रोटेट हो रहा था हमारा वेक्टर बाय थीटा वन देन थीटा टू। तो ऑर्डर के हिसाब से हमने यहाँ पे जो मैट्रिक्स रखा है वो पहले थीटा टू रखा है जो कि बाद की ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो थीटा वन वाली ट्रांसफॉर्मेशन है वो पहली ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके मैट्रिक्स को हमने बाद में रखा है। ये रहा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पहले आएगी और फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बाद में आएगी। सेकंड टाइम पे ये रोटेट हो रहा है थीटा टू, और फर्स्ट टाइम पे ये रोटेट हो रहा है बाय थीटा वन।
बट मैं यहाँ पे अगेन ये बता दूं, क्योंकि इस सेकंड एग्जांपल में जो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है वो रोटेशन की है, तो अगर आप ऑर्डर चेंज कर लेंगे तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट एग्जांपल में जो कंपोजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन है, दो ट्रांसफॉर्मेशन का जो कंपोजिशन है वो दो डिफरेंट है। पहले रिफ्लेक्शन है, देन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है। तो इसका मतलब है इसके अंदर करेक्ट क्या है, इसके अंदर करेक्ट ये है कि पहले प्रोजेक्शन आएगा ऑर्थोगोनल, देन रिफ्लेक्शन आएगा। ये सेकंड वाला T2 जो है वो पहले आएगा, T1 जो है बाद में आएगा। तो ये पहला जो मैट्रिक्स है, पहला वाला जो मैट्रिक्स है वो मेरे पास क्या है, वो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है जो कि सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है वो मेरे पास रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x है, जो कि फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ऑर्डर का कंक्लूजन ये है कि जो लास्ट वाली ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो सबसे पहले आएगी, और जो सबसे पहले वाली ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो सबसे आखिर में आएगी। लेकिन अगर कंपोजिशन सेम ट्रांसफॉर्मेशन की है तो फिर आप कोई भी ऑर्डर यूज कर लें, रिजल्ट सेम रहता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।